गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो 2023 के परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है हीरा, तीसरा ऑप्शन है शीशा और चौथा है जल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, अतः हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है बेलनाकार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है जामुनी, तीसरा है नीला और चौथा है बैगनी। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या शून्य। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। पहला है F बराबर R, दूसरा है F बराबर 2R, तीसरा है F बराबर R/2 और चौथा है F बराबर 4R। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना पर आधारित है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का विक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का परिकिरणन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पहला है वायु में, दूसरा है कांच में, तीसरा है निर्वात में और चौथा है हीरा में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन है समांतर क्रम में, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित क्रम में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जलता हुआ मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2-2 नियम होते हैं, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है तापीय ऊर्जा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जल विद्युत षड्यंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जो होती है उच्च ताप पर होती है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है इस्पात, तीसरा ऑप्शन है नरम लोहा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नरम लोहा। अगला प्रश्न है, पवन जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पवन जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को कहते हैं? पहला ऑप्शन है सौर कुकर, दूसरा ऑप्शन है सौर सेल, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को हम लोग कहते हैं सौर सेल। अगला प्रश्न है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? पहला ऑप्शन है NaHCO3, दूसरा ऑप्शन है NH4Cl, तीसरा ऑप्शन है Na2CO3, चौथा ऑप्शन है CaOCl2। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा NaHCO3, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है पारा और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव रूप में पाया जाता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, Zn+O2 अभिक्रिया करके ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है अपघटन, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है अवक्षेपण और चौथा ऑप्शन है उपचयन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण से स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है? पहला ऑप्शन है फोकस पर, जब वस्तु कहां पर हो? फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है अनंत पर, तीसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र पर और चौथा ऑप्शन है ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है? पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है समतल और चौथा ऑप्शन है तीनों प्रकार के दर्पण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, उत्तल, अवतल और समतल तीनों प्रकार के दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता -1.5 डायोप्टर है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो चूंकि क्षमता ऋणात्मक है, अतः उसके लेंस में लगा अवतल लेंस है, अतः वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार की विशेषता होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है कम गलनांक, दूसरा ऑप्शन है अधिक प्रतिरोधकता और तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्यूज तार ऐसे पदार्थ के बने होने चाहिए जिसका गलनांक कम और प्रतिरोधकता उच्च हो, अर्थात सी हमारा सही जवाब हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, लोहा की परमाणु संख्या होती है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 25। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड होते हैं? पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा क्षारीय। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है? पहला ऑप्शन है CnH2n, दूसरा ऑप्शन है CnH2n+2, तीसरा ऑप्शन है CnH2n-2 और चौथा ऑप्शन है CnH2n+1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? तो सिलिकॉन उपधातु होता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा उपधातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोपेनॉल, दूसरा ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है एथेनॉल, चौथा ऑप्शन है
नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 CaCO3 NaCO3 इंटू 10H2 CaOH का होल 2। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 इंटू 10H2। अगला प्रश्न है अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। तो पहला ऑप्शन है 1:3, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है 2:2 और चौथा ऑप्शन है 2:3। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अम्लराज में HNO3 और HCl का अनुपात होता है 1:3 होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? पहला ऑप्शन है CuO, दूसरा ऑप्शन है MgO, तीसरा ऑप्शन है CaO और चौथा ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7, दूसरा ऑप्शन 7 से कम, तीसरा ऑप्शन 7 से अधिक और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बॉक्साइट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O प्रमुख अयस्क है लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या मरकरी का। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाता है। पहला ऑप्शन है आवर्त, दूसरा ऑप्शन है वर्ग, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। अगला प्रश्न है C2H6 में कुल कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? C2H6 में, तो यानी कि यहां पर C2H6 में सहसंयोजक बंधनों की संख्या को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। C2H6 में सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है 7। अगला प्रश्न है मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण आवर्त फलन होते हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या के, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या के, तीसरा ऑप्शन है परमाणु भार के और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु भार, मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधों में संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 7 से कम, दूसरा ऑप्शन है 7 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 5.4, चौथा ऑप्शन है 7 के आसपास। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पौधों में संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक है। बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक है। पहला ऑप्शन है एल्कोहल का, दूसरा ऑप्शन है कीटोन का, तीसरा ऑप्शन है एल्डिहाइड का और चौथा ऑप्शन है ईथर का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है CaOCl2 रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम का, तीसरा ऑप्शन है तुतिया का, चौथा ऑप्शन है विरंजक चूर्ण का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा विरंजक चूर्ण। अगला है कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमीन और चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है एकल विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है संयोजन, तीसरा ऑप्शन है वियोजन और चौथा ऑप्शन है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये Na+Cl- Ag+ और ये माइनस, तो इसका धनात्मक मूलक इसके ऋणात्मक मूलक से, इसका ऋणात्मक मूलक इसके धनात्मक मूलक से अभिक्रिया करके अभिक्रिया कर रहा है, अतः यह उभय विस्थापन अभिक्रिया है, अतः हमारा डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन की संयोजकता होती है। पहला ऑप्शन है 1,
दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है O2, तीसरा ऑप्शन है CH4 और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है जस्ता, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है सोना। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु सोडियम है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। पहला लोहा, दूसरा सोडियम, तीसरा तांबा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा सही जवाब, जैसा कि हम लोग जानते हैं सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे सरलता से चाकू से काटा जा सकता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। पहला है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 7। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारा के प्रमुख अयस्क हैं। पहला ऑप्शन है सीनेवार, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, चौथा ऑप्शन है क्यूपराइट। तो पारा के प्रमुख अयस्क होता है सीनेवार, अतः ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुतिया, तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। पहला ऑप्शन है CaOCl2, दूसरा ऑप्शन है CuSO4 × 5H2O, तीसरा ऑप्शन है CuSO4 × ½ H2O और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। अगला प्रयोगशाला में संश्लेषित सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है मेथेनॉल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया है। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है वाट और चौथा ऑप्शन है एम्पियर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन बेलनाकार लेंस और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अब निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर, दूसरा -2 डायोप्टर, तीसरा +0.2 डायोप्टर और चौथा -0.2 डायोप्टर। तो जैसा कि हम लोग निकालेंगे तो चूंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, ठीक है, तो हो जाएगा -2 डायोप्टर, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा -2 डायोप्टर। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगला है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। पहला ऑप्शन है वायवीय श्वसन, दूसरा ऑप्शन अवायवीय श्वसन, तीसरा ऑप्शन किण्वन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। पहला ऑप्शन है पत्ती, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है हरित लवक और चौथा ऑप्शन है इनमें से
कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं पत्ती को और अंगक कहते हैं तना को। अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चुनाव किया? पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा ऑप्शन है साधारण मटर, तीसरा ऑप्शन है कमल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया, क्योंकि मटर के पौधों में 7 विपरीत लक्षण पाया जाता था। अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1। तो हमारा सही जवाब होगा 4, क्योंकि मानव हृदय में बायां आलिन, दायां आलिन, बायां निलय और दायां निलय 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? पहला ऑप्शन है थ्रोम्बिन, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोप्लास्टिन और चौथा ऑप्शन है फाइब्रिन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। ठीक है। अगला प्रश्न होगा, हरे पौधे कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है अपघटक, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः यह हुआ हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला, हृदय के व्यसमों का शिथिलन कहलाता है? पहला ऑप्शन सिस्टोल, दूसरा ऑप्शन डायस्टोल, तीसरा ऑप्शन हृदय संकुचन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हृदय के व्यसमों का संकुचन डायस्टोल कहलाता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन वृक्क और चौथा ऑप्शन है फेफड़ा। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा वृक्क। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है घेघा, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है बौनापन और चौथा ऑप्शन है क्रेटिनिज्म। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मनुष्य में इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा मधुमेह। अगला प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, तीसरा ऑप्शन है ग्लोमेरुलस और चौथा ऑप्शन है बोमेन संपुट। तो मनुष्य की वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन है? पहला ऑप्शन है नरलिंग हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है पाचक रस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा ऑप्शन है सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन है मेडुला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनता है? पहला ऑप्शन है वृषण में, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय में, तीसरा ऑप्शन है मूत्राशय में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन है पैरामीशियम में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? पहला ऑप्शन है द्विलिंगी, दूसरा ऑप्शन है एकलिंगी, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अड़हुल द्विलिंगी पुष्प है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं? पहला ऑप्शन है बाह्यदल, दूसरा ऑप्शन अंडाशय, तीसरा ऑप्शन अंडप और चौथा ऑप्शन
परागकण। अतः चूंकि पराग कोश में परागकण होता है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। पहला ऑप्शन है चिंपैंजी, दूसरा ऑप्शन है गोरिल्ला, तीसरा ऑप्शन है बंदर और चौथा ऑप्शन है गिलहरी। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम जो संबंधी होता है वो होता है चिंपैंजी। अगला पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। पहला ऑप्शन है समजात, दूसरा ऑप्शन असमजात, तीसरा ऑप्शन अवशेषी अंग और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। अगला मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 26 जोड़े, दूसरा ऑप्शन है 14 जोड़े, तीसरा ऑप्शन है 23 जोड़े और चौथा ऑप्शन है 18 जोड़े। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 23 जोड़े। अगला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है ओपेरिन, तीसरा ऑप्शन लामार्क और चौथा ऑप्शन मेंडल। तो डार्विन नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरो सेकंड का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यूरो सेकंड का संबंध है वायु प्रदूषण से, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एक दिशीय। अगला ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन SO2, तीसरा ऑप्शन NO2 और चौथा ऑप्शन है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही सारे प्रश्न में से कम तो 40 प्रश्न अवश्य रूप से आएगा, 100% 40 प्रश्न आएगा।